तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरियों की बात की है, उसकी गूंज कई जगह सुनाई दे रही है। तो बड़ा प्रश्न, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिनकी संख्या करीब 40% है इन 94 सीटों में, क्या वो उन 10 लाख नौकरियों और लॉकडाउन में माइग्रेंट मजदूरों के साथ जो बर्ताव हुआ था, क्या उस आधार पर वो वोट करेगा? क्या वो नाराजगी सामने उभर कर आएगी? हमें यह देखना पड़ेगा। अब जमीन से क्या खबरें आ रही हैं, हमें उस पर गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, जो मेरी तमाम पत्रकारों से बात हुई है, जो इन 94 सीटों पर नजर डाले हुए थे और खासकर जमीन पर थे, उन्होंने मुझे 2-3 बातें कही। पहली बात, जैसा कि हम ये लगातार बता रहे हैं कि ये 94 सीट भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, यानी कि एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। सबसे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत करीबी है, और मुकाबला करीबी का मतलब यह नहीं कि एक को 50 सीटें मिल जाएंगी और दूसरे को 44, नहीं, हर सीट पर मुकाबला है, यानी कि सूरत बिल्कुल पलट सकती है। मुकाबला करीबी है, इसका अर्थ यह है कि या तो भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि एनडीए को 70 सीटें भी मिल सकती हैं, या बिल्कुल आधा आधा मामले में भी आ सकता है। मगर मैंने जितने भी पत्रकारों से बात की है, कोई भी, अधिकतर लोग, यह कहा जा सकता है, इन 94 सीटों में महागठबंधन को बढ़त नहीं बता रहे हैं, यानी कि इन 94 सीटों में दांव पर लगा है एनडीए का। अगर एनडीए यहां पर 70 सीटें जीत जाती है तो यकीन मानिए उसका सत्ता में आना तय है। मगर अगर यहां मुकाबला बराबरी का हो जाता है, और क्योंकि पहले चरण में जो मतदान हुआ था यह बतलाया जा रहा है कि उसमें महागठबंधन को बढ़त है, और अगर यहां पर मुकाबला बराबरी का हो जाता है तो यकीन मानिए एनडीए को एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा। मगर जैसे मैंने बताया, इस वक्त कोई भी यह बात नहीं कह रहा है कि इन 94 सीटों में बढ़त जो है वो मिल रही है महागठबंधन को। मेरी अपनी राय यह है, जो तमाम लोगों से बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी इन 94 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। इसलिए अब जो तीसरे चरण का मतदान है, तीसरा और आखिरी चरण का मतदान है, वो बहुत निर्णायक हो जाता है, वो खासा निर्णायक हो जाता है। और ऐसे में आपको अभी जो भी कह रहा है ना कि फलाना पार्टी सरकार बना रही है, प्लीज उन पर विश्वास मत करिए। मुकाबला बहुत करीबी है। कोई नहीं कह सकता कि इस वक्त बिहार में किसकी सरकार बन रही है। मगर जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आज से 2 महीने पहले हम ये लगातार कह रहे थे कि एनडीए को 200 से ऊपर सीटें मिलेंगी, तेजस्वी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मगर तेजस्वी जो है इस मामले में लगातार फाइट दे रहे हैं। आपको एक और चीज पर गौर करना पड़ेगा। इन 94 सीटों में एक और चीज सामने उभर कर आ रही है, वो है रूरल अर्बन डिवाइड, यानी कि ग्रामीण सीटों और जो शहरी सीटों में, या ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में जो एक तरह का दोहराव या बंटवारा दिखाई दे रहा है। सोच के लिहाज से भी लोग अलग अलग जो हैं वो वोट कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि ये किसके पक्ष में वोट जाएगा। मगर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इन 94 सीटों में अभी ये कोई नहीं कह रहा है कि महागठबंधन को बढ़त हासिल है, और यही वजह है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी बिहार की बात। एक और मुद्दा जिसकी मैं त्वरित चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा, क्योंकि आप में से कई लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि इस शख्स अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है। तो मैं बहुत ही त्वरित अंदाज में इस पर अपनी राय देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपके स्क्रीन पर देखिए, इस पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस and its allies have shamed democracy once again. Blatant misuse of state power against Republic TV and Arnab Goswami is an attack on individual freedom and the fourth pillar of democracy. It reminds us of emergency. This attack on free press must and will be opposed. इसे अमित शाह जो हैं वो आपातकाल बता रहे हैं। और यही नहीं, इन चेहरों पर गौर कीजिए, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, सभी ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की आलोचना की है। रायगढ़ पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। दोस्तों, मैं अपनी राय यहां पर देना चाहूंगा। मुझे इस बात में थोड़ा सा भी असमंजस नहीं है कि यह महाराष्ट्र सरकार के बदले की कार्रवाई है। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ 1-2 महीने में रिया चक्रवर्ती का मामला जो है, उसमें अर्नब गोस्वामी का जो पूरा नजरिया रहा है, खासकर इस चैनल का, वो महाराष्ट्र सरकार को टारगेट करना होता है। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक निहायत ही झूठा और गलत प्रोपेगेंडा चलाया गया, उसे बदनाम किया गया, इस कदर बदनाम किया गया कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। अब उसे रिहा भी कर दिया गया है। तो एक बात स्पष्ट हो जाए कि अर्नब गोस्वामी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार उससे नाराज थी। मगर कुछ सवालों पर हमें गौर करना पड़ेगा। अर्नब गोस्वामी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि एक परिवार के एक सदस्य ने आत्महत्या कर दी थी और अर्नब गोस्वामी पर यह आरोप है कि उसने शख्स को उकसाया। क्या इनके अपने कोई अधिकार नहीं है? जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया 2 साल का मामला है, ये तो बंद हो चुका था, तो ये बंद कब हुआ था? जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आप जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी बीजेपी समर्थित पत्रकार है। तो ऐसे में अगर उस वक्त यह मामला बंद कर दिया गया तो हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। हां, यह मामला खुला भी राजनीति की वजह से गया है। मगर अब जो आप में से लोग कह रहे हैं कि यह मामला पुराना था, बंद हो गया, फिर से खोला गया है, तो मैं आपके सामने ये 2 चेहरे पेश करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप इस पर गौर कीजिए। प्रियदर्शनी मट्टू, जेसिका लाल, इन दोनों मामलों में गुनहगार बरी हो गए थे, मगर फिर मीडिया का दबाव आया और अदालत ने बाद में जाकर फैसला सुनाया, इन दोनों को दोषी पाया, इस मामले में गुनहगारों को। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अदालती फैसले के बाद लोगों को रिहा कर दिया जाता है और जब कुछ सही तथ्य सामने उभर कर आते हैं या हालात बदलते हैं तो मामला पलट जाता है। और हम ये ना भूलें कि एक और शख्स संजीव भट्ट 1990 के एक मामले में अब जाकर जेल में गया है और वो पिछले काफी अरसे से जेल में है। तो हमें इस बात को लेकर हैरत में नहीं आना चाहिए कि यह पुराना मामला है। बात यह नहीं है। आज की तारीख में जो तमाम भारतीय जनता पार्टी हमें आपातकाल की याद दिला रहे हैं, मैं उनको कुछ पत्रकारों की याद दिलाना चाहूंगा। पवन जायसवाल, जिसने उत्तर प्रदेश में मिड डे मील स्कीम के अंदर जो गड़बड़ झाला थी उसकी बात की थी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, उसकी हालत मुश्किल कर दी गई। उसके बाद सिद्दीक कप्पन, केरल से करीब 3 पत्रकार आ रहे थे हाथरस में जो कथित गैंगरेप और हत्या हुई थी, उसे कवर करने, उनके खिलाफ देशद्रोह और यूएपीए जो धाराएं आतंकवादियों पर लगाई जाती हैं उन पर लगा दी गई। यही नहीं, धवल पटेल, ये गुजरात के पत्रकार थे, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने यह कह दिया था कि गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं उनके काम से आला कमान खुश नहीं है और उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ सेडिशन का केस कर दिया गया था। ढेरों मिसाल सामने है। जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये जो तमाम पत्रकार आज की तारीख में अर्नब गोस्वामी के मामले में रो रहे हैं ना, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, मगर जैसे ही कन्हैया मंच पर आया था, इन्होंने इस मामले को ने बवाल मचा दिया। गौरी लंकेश के मरने पर किसी को अफसोस नहीं था। यही नहीं, अर्नब गोस्वामी को मैंने खुद कई बार अपने चैनल्स पर उदारवादियों के खिलाफ या जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राय से इत्तेफाक नहीं रखते या बीजेपी के विरोध में हैं, उनके बारे में इसने मुझे याद एक कार्यक्रम में खुलकर बोल रहा था, तो बताओ दोस्तों ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। यानी कि एक लिंच मॉब क्रिएट करना, एक भीड़ पैदा करना। ऐसे पत्रकारों ने मेरे जैसे लोगों के खिलाफ एक भीड़ इकट्ठा की और हमें बार बार टारगेट किया गया है। जब पत्रकारों की नौकरियां जाती हैं, जब उनको धमकियां दी जाती हैं, तो इनमें से कोई मुंह नहीं खोलता है। मैं कम से कम आज न्यूज क्लिक के इस मंच में बैठकर कह रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आरोप जो है वो आपराधिक मामला है, क्रिमिनल केस है, एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। हम उस परिवार के दर्द को भी नहीं भूल सकते। मगर यह भी सच है कि अगर इस वक्त शिवसेना और बीजेपी की साझा सरकार होती तो यकीन मानिए इस मामले को ना खोला जाता, ना इस पर कुछ काम होता। मगर हां, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है।
मगर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज की तारीख में आपातकाल की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कृपया एक बड़ा सा आईना खरीदिए और वो आईना अपने आंखों के सामने, अपने चेहरे के सामने रखिए। बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।